नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए हम सबसे पहले फंड के रिटर्न को देखते हैं, जिससे हमने उस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है वो पता चलता है। लेकिन क्या आपको पता है आप जिस रिटर्न को देखते हैं वो कौन सा रिटर्न है, या फिर म्यूचुअल फंड में कितने तरह के रिटर्न होते हैं? आपके लिए कौन सा रिटर्न देखना ज्यादा जरूरी है? अगर आपने अब तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। रिटर्न का विश्लेषण करेंगे आज हम, और हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। प्रवीण, बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के आज खास कार्यक्रम में। यूं तो कहने को हम म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हैं, लेकिन जब हम अब ये डिस्कस करेंगे कि रिटर्न में भी कितने तरह के रिटर्न होते हैं तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसको सिंप्लीफाई करें और बताएं कि कितने तरीके के रिटर्न होते हैं और इन रिटर्न को देखने और समझने का तरीका क्या है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक आम निवेशक को किस रिटर्न से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल सकता है। तो सबसे पहले बताइए कितने तरह के रिटर्न के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। डिटेल्स बाद में लेंगे, लेकिन है कौन कौन से रिटर्न वो? नमस्कार स्वाति। एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से रिटर्न्स सबसे ज़्यादा जिसको बोलेंगे फोकल पॉइंट होता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, बिकॉज़ हम पुरानी जो भी परफॉर्मेंस होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की, चाहे आपकी एफडीज़ हो, चाहे गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटीज़ हो, हम जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट ने कितने रिटर्न्स दिए थे। और ब्रॉडली हम आज अपनी जो डिस्कशन है इसको 4 तरीके के रिटर्न्स के माध्यम से समझेंगे। पहला होगा हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न्स, उसके बाद हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सआईआरआर को डिस्कस करेंगे एंड देन रोलिंग रिटर्न्स को। और इन चारों जो टाइप के रिटर्न्स है स्वाति, इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये कुछ ना कुछ एस्पेक्ट जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है उसको दर्शाते हैं। बट एट द सेम टाइम हर रिटर्न के कुछ हल्के फुल्के लिमिटेशंस भी हैं और उनको समझना उतना ही ज़रूरी है ताकि हम सही तरीके से चुनाव कर सकें, सही रिटर्न्स को देख सकें जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्रिएशन कर रहे हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर, एक्सआईआरआर और रोलिंग रिटर्न। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि प्रॉब्लम इसको सिंप्लीफाई करने वाली है आप सभी के लिए। एब्सोल्यूट रिटर्न, सबसे पहले इससे करते हैं शुरुआत। क्या ये रिटर्न होता है? ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न के कैसे पैमाने को बताता है, और क्या यही अल्टीमेट रिटर्न है जो कि एक निवेशक को देखना चाहिए? अगर हम किसी भी फैक्ट शीट को खोलें स्वाति, या हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं, तो अगर हम 1 साल से कम के प्रदर्शन को जब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के देखते हैं, वहां पे हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स को देखते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स की ऐसे कैलकुलेट होते हैं कि आपने एक बिगनिंग की वैल्यू ली, उसके बाद आपने उसकी एंडिंग वैल्यू ली, आपने उसको सब्सट्रैक्ट किया और उसको डिवाइड कर दिया फिर से बिगनिंग वैल्यू से। यहाँ पे हमें 2 बेसिकली हमारे पास डेट्स हैं या 2 टाइम पीरियड्स हैं जहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमने पॉइंट ए से शुरुआत की थी अपने निवेश की, और जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे तो उसने हमें कितने रिटर्न दिए। अब ये हम कितने समय में पहुंचे हैं, यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल भी कोई वर्णन नहीं है। सो हम बेसिकली टाइम पीरियड को यहाँ कंसिडर ही नहीं करते हैं। इसलिए जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जब भी हम साल भर के नीचे के रिटर्न्स देख रहे हैं, तभी आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देखने चाहिए। साल भर के ऊपर को आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यूज दिखाएंगे, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएंगे। तो लेस देन 1 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स। मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया था और आज वो 2.5 लाख का हो गया है, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है यहाँ 25% बनता है। पर यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि हमने ये 3 महीने में कमाया रिटर्न, 6 महीने में, 9 महीने में या 3 साल में। तो यहाँ पे कोई भी मेंशन ऑफ टाइम पीरियड नहीं है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो अक्सर हम एनुअल रिटर्न्स देखने में यूज करते हैं, बिकॉज हमने बोला है कि हर रिटर्न का एक यूज केस है। सो जब भी स्वाति, हम अक्सर डिस्कशंस अपने शोज में भी करते हैं कि जैसे 2023 कैसा रहा, 2024 कैसा चल रहा है, 2022, हम जब एनुअल रिटर्न्स, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखते हैं, तब भी हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स को ही देखते हैं। और ये एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आपको डिफरेंट ईयर्स में एक पर्टिकुलर स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया वो देखने को मिलता है, और उस स्कीम की परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क से
और कैटेगरी रिटर्न से कैसी रही वो भी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे निप्पॉन का एग्जांपल लें स्मॉल कैप, तो 2017 में उसने करीबन 62% रिटर्न्स दिए थे। 2018 में -16%, करते-करते हम 2021 में देखें तो 74% रिटर्न्स थे। 2022 में सिर्फ 7% के करीब के रिटर्न्स थे। तो हर साल का ये आपको डिफरेंट पैटर्न दिखाता है आपके निवेश का। और यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2018 को उठाना चाहते हैं, जब निप्पॉन 16 साढ़े 16% गिरा उस साल, उस टाइम पे जो कैटेगरी थी पूरी स्मॉल कैप की वो करीबन 17.5% से गिरी थी, जबकि आपका स्मॉल कैप का जो 250 इंडेक्स है निफ्टी का, वो 26% से गिरा था। तो ये एक अच्छा माध्यम है रिटर्न्स के कंपैरिजन के लिए, पर अकेले में सफिशिएंट नहीं है स्वाति, बिकॉज़ गलत आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है जब आप लंबे समय में एब्सोल्यूट रिटर्न्स को यूज करना शुरू करते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट रिटर्न एक साल तक कैलेंडर ईयर का आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखना चाहते हैं, रिटर्न पैटर्न देखना चाहते हैं, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपके लिए सही है, जिसमें 3 महीने 6 महीने या ईयर टू डेट तक का आपको एब्सोल्यूट रिटर्न का पैटर्न मिल सकता है। ये इसका एक एग्जाम्पल भी थ्रू एक फंड प्रवीण ने बताया, CAGR। अब इस अब्रिविएशन को जरा समझाइए, CAGR, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है म्यूचुअल फंड रिटर्न में। तो ये CAGR क्या है और CAGR किस तरीके का पैमाना रहता है एक म्यूचुअल फंड में रिटर्न दर्शाने का? जी। स्वाति, अगेन सीएजीआर जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपाउंडिंग का बीच में एस्पेक्ट लेके आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स में। अगर हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ की बात करें या पीपीएफ की बात करें, वहां पे भी हम हमेशा सीएजीआर को ही जो है कंसिडर किया जाता है कि आपको 7.1% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा, आपको 8% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा, हम ऐसे ही बात करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी जब हम साल से ऊपर के रिटर्न्स देख रहे हैं, तब हमें कंपाउंडेड रिटर्न को ही देखना है। कंपाउंडेड रिटर्न्स में हमने बिगिनिंग वैल्यू ली और हमने आपकी फाइनल वैल्यू ली। तो मान लीजिए किसी ने 2017 में निवेश किया था निप्पॉन स्मॉल कैप में, 2024 तक के अगर अभी हम रिटर्न्स देख रहे हैं 7 साल के, तो उनको उनका कंपाउंडेड रिटर्न तब के एनएवी और आज के एनएवी के वैल्यू को अगर वो डिवाइड करेंगे, और इसका एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे रेज टू पावर द नंबर ऑफ इयर्स, 1/नंबर ऑफ इयर्स से हम कैलकुलेट करते हैं, उसके थ्रू हमें ये एक एवरेज दे देता है कि ब्रॉडली आपको साल भर में कितने रिटर्न दिए हैं। इन 7 साल के पीरियड में आपको एक एवरेज फिगर मिल जाता है। यहाँ पे जो ये सीएजीआर है स्वाति, इसी को सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बिकॉज बहुत सारे आपके दर्शक हैं जो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स हैं, वो जब अगर कोई फैक्ट शीट उठाएंगे, प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, तो वहाँ ट्रेलिंग रिटर्न एक ही शब्द देखने को मिलता है। जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है वो सीएजीआर का ही फॉर्मूला यूज करता है, और आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के रिटर्न्स को दिखाता है। पर वहां पे सिर्फ आपकी बिगिनिंग वैल्यू और अगेन एंडिंग वैल्यू को यूज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिटर्न्स को देखने का। पर यहाँ पे इसका भी हल्का सा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपको मान के चलते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी से सेम रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर हम निपॉन का ही केस लें, तो 2017 से लेके 24 तक में उसके बहुत उतार चढ़ाव आए, जबकि सीएजीआर में जब हम उसके रिटर्न्स देखेंगे, तब उस उतार-चढ़ाव को वो बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा, और वो सीधा आपको एक फिगर दे रहा है 24% का, कि 2017 से लेके 24 तक उसने 24.12% के सीएजीआर दिए हैं। तो यानी कि हमें एक आइडिया तो लग गया कि 7 साल में हमने कितना कमाया, पर जो वोलेटिलिटी थी या हमारी जर्नी कितनी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू होगी, वो यहाँ पे इग्नोर होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला। तो ये बिगनिंग एंड एंडिंग वैल्यूज के द्वारा यूज होता है, पर यहाँ पे एसआईपी रिटर्न्स के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर है स्वाति, बिकॉज वहां पे आपने एक बार किया है और आप सीधा निकाल रहे हैं। जहां पे भी आपने पैसे निकाले, डाले या बीच में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमारी एसआईपीज, वहां पे सीएजीआर या ट्रेलिंग रिटर्न्स भी सफिशिएंट नहीं है रिटर्न्स को समझने के लिए।
ओके, तो CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें कंपाउंडर के फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। साल दर साल का जो इस पर्टिकुलर साल का जो है उसके उतार चढ़ाव का जो एवरेज है उसको एवरेज आउट करके उस पर्टिकुलर पीरियड का निवेश अवधि का जो है वो एक एवरेज निकाला जाता है, वो आपके CAGR के रूप में सामने आता है। XIRR ये एक और रिटर्न का पैमाना है। अब ये बताइए ये CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न से कितना अलग है और इससे एक म्यूचुअल फंड के कैसे रिटर्न के बारे में मालूम चलता है प्रबलीन? जी, जैसे स्वाति भी मैंने बताया कि सीएजीआर बहुत अच्छा तरीका है ट्रेलिंग रिटर्न्स के थ्रू आपको अपने रिटर्न्स गेज करने का, बट एट द सेम टाइम वो लमसम के लिए ज्यादा सही है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए निप्पॉन में 11 सितंबर को इन्वेस्ट किया था 2017 में और आपने 11 सितंबर 2024 को पैसा निकाला है, तो आपको ये रिटर्न्स ऑफ 24.12% मिल जाएंगे, जो हमने बोले जो आपका सीएजीआर है। पर मान लीजिए कि आपने निवेश किया पहले और फिर आपकी हर महीने एसआईपी जाती रही, तो डिफरेंस ये आ जाता है कि जो आपका पहला एसआईपी था, उसको तो 7 साल का समय मिला है, पर उसके सेकंड जो मंथ में आपने निवेश किया, वहाँ पे उसको 6 साल 11 महीने का समय मिला। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एसआईपी को 6 साल 10 महीने का समय मिला, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो गए। तो एक्सआईआरआर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे है, जहाँ पे आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स ही मिल रहे हैं, पर वो हर टाइम पीरियड के लिए उनको सेपरेटली निकालता है। क्योंकि कहीं पे आपकी जो निवेश की अवधि है वो 5 साल है, कहीं पे 4 साल 3 महीने है। तो इन द सेम इन्वेस्टमेंट जो आपने थ्रू एसआईपीज़ की है या अगर आपने लमसम अलग-अलग समय पे लगाया है, उसकी जो कंपाउंडिंग का टाइम है वो डिफरेंट है। और एक्सआईआरआर इन सबका एक तरीके से एक इसको क्यूमुलेटिवली हमें दर्शा देता है और इस चीज़ का ध्यान रखता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट कंपाउंडिंग हुई है। इसलिए जब भी हम एसआईपी के रिटर्न्स देखें, तब हमें एक्सआईआरआर रिटर्न्स देखने चाहिए। और अगर हम 7 साल के निप्पॉन के रिटर्न्स देखें, क्योंकि हमने उसमें उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ों को डाला है। और हम अक्सर एसआईपीज़ में समझते हैं स्वाति कि जो आपके डाउन टर्न्स हैं, वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसी टाइम आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। और इस जो हमने निवेश के पीरियड को लिया है 2017 से 24 में, हमने देखा 18 और 19 में नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो क्योंकि इस एसआईपी ने उस नेगेटिव टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक्सआईआरआर हमारे सीएजीआर से ऊपर है, यानी कि 32.91% का सेम जो इन्वेस्टमेंट सेम स्कीम में है थ्रू एसआईपी, उसके रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं। पर ये बहुत ही शानदार तरीका है निवेश समझने का, निवेश के रिटर्न समझने का। और यहाँ पे अगर कोई आउटफ्लो होता है, अगर आपने बीच में पैसा निकाला होता है, उस चीज को भी फैक्टर इन किया जाता है। एंड ये वैसे नॉर्मल एक्सेल शीट पे भी कैलकुलेट हो सकता है, बट ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रेडिली अवेलेबल भी है, अगर आप पास्ट रिटर्न्स को कभी भी देखना चाहें। तो एक्सआईआर में एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए काफ़ी इसको मुफीद या परफेक्ट माना जा सकता है, उससे संभावित रिटर्न आप आंक सकते हैं। और जबकि सीएजीआर में एक लमसम अमाउंट के रिटर्न का आइडिया लग पाता है। रोलिंग रिटर्न ये कैसे रिटर्न का सूचक है, क्या बताता है किसी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन के बारे में? क्योंकि जब भी हम निवेश की बात करते हैं स्वाति, कहीं न कहीं टेंडेंसी रहती है कि हम पास्ट रिटर्न्स देख के ही निवेश करना चाहते हैं। आप अभी मान लीजिए अगर पिछले 1 साल में जैसे डिफेंस ने बहुत अच्छा किया है या हमने किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में देखा कि जब 2023 में स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा किया, तो 2024 में काफ़ी फ्लोज़ आने लग गए स्मॉल कैप में। तो हमारे ऊपर कहीं न कहीं रिसेंसी बायस हावी हो जाता है। हम देखना चाहते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, हम वही निवेश करें। और इसका विपरीत भी होता है, क्योंकि अगर रिटर्न अच्छे नहीं दिखते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमें लगता है ये स्कीम एकदम बेकार है, हम यहाँ निवेश नहीं करना चाहते। जो रोलिंग रिटर्न्स हैं, वो इसका समाधान देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से आप अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूँ, वो एक तरीके से बेलन चला देंगे, जैसे हम रोटी के ऊपर चलाते हैं, फ्लैटन कर देता है वो आपके रिटर्न्स को। बहुत ही खूबसूरती से एवरेजिंग कर देता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड वो कंसिडर करेगा और उसमें हम एक डिसाइड करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। मान लीजिए एक 7 साल के समय में मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे 2 साल के रिटर्न्स कैसे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो हम 7 साल 2017 से शुरू करेंगे, वहां पे ऑन एवरीडे बेसिस हम 2019 तक के अपने रिटर्न्स चेक करेंगे। फिर हम 2018 से शुरू करेंगे, ऑन अ डेली बेसिस हम 2020 तक के अपने रिटर्न्स देखेंगे।
उस तरीके से रोलिंग रिटर्न्स का एक काफ़ी एक्सटेंसिव डेटा निकल के आता है, बट आज के सॉफ्टवेयर्स और हमारे पास क्योंकि रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू एक फ्लैटेंड आउट आपको रिटर्न्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको हाईएस्ट रिटर्न्स, लोएस्ट रिटर्न्स और आपका क्या एवरेज निकलता है उस टाइम हुँ। पीरियड में, वो बहुत खूबसूरती से आपको देखने को मिलता हुँ, है, हुँ। अलोंग विद द स्टैंडर्ड डेविएशन स्वाति, बिकॉज़ हमें वोलेटिलिटी भी साथ में हुँ, गेज करनी है कि सेम स्कीम में लेट्स से अगर कंपेरेबल बिल्कुल। रिटर्न्स हैं, तो कहाँ पे हमें लेसर वोलेटिलिटी हुँ, मिली। तो फॉर निप्पॉन जो आपके हुँ। रोलिंग रिटर्न्स निकल के आते हैं, वो करीबन 28% है, अगर हम 2 ईयर का विंडो लेके चलें हुँ। इस 7 ईयर पीरियड में। ओके, तो ये रहा रोलिंग रिटर्न का पूरा फंडा, कैसे आप इसको रिटर्न के एक पैमाने के तौर पर देख सकते हैं। बेसिकली फंड के अलग-अलग साइकिल जो रहा है पिछले कई सालों का, उसको टोटली रोल आउट कर देता है। बेसिकली एक क्लियर पिक्चर दे देता है आपको उस फंड के रिटर्न की। रिटर्न अलग-अलग रिटर्न के बारे में जाना, एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे हमारी एक्सपर्ट से, कुछ दर्शकों से भी बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब हमारे पास कुछ सवाल आए हैं दर्शकों के, वो अपने शो में करते हैं शामिल। पहला सवाल हमारे पास आया है आर्यन दुबे साहब का। कोशिश भी करेंगे कि उनसे फ़ोन पर बातचीत हो जाए। फिलहाल मौजूदा निवेश प्रबलीन अपना 25,000 रुपये की SIP ये बता रहे हैं। निवेश को और बढ़ाने का इनका माफ़ कीजिए लक्ष्य है। 35,000 रुपये तक का निवेश करना चाहते हैं, मतलब 10,000 की SIP और करना चाहते हैं। 35,000 के लिए SWP SIP या एक मुश्त क्या सही है इनके लिए इन्वेस्टमेंट, ये जानना चाहेंगे। 5 लाख एक इमरजेंसी फंड के लिए म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट, दोनों में से कौन सा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सही रहेगा इनके लिए? जी, जी। स्वाति जी, तो मैं समझ पा रही हूँ, एक तो ये लमसम लगाना चाहते हैं कुछ अपने रिटायरमेंट में अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, और उसके लिए मेरे ख्याल से एसडब्ल्यूपी एक बेहतरीन तरीका है एज़ कम्पेयर टू सीनियर सिटीज़न स्कीम या पोस्ट ऑफिस स्कीम, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को यहाँ पे भूलना नहीं है। अगर आज आपका एक सर्टेन अमाउंट का खर्चा हो रहा है, जैसे मान लीजिए 35,000 आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका कोई खर्चा हो रहा है, तो आपका वो खर्चा हर साल बढ़ता रहेगा जैसे-जैसे महँगाई बढ़ रही है, और जो रिटायरमेंट का समय है वो काफ़ी लंबा होता है। तो आपको कम से कम नहीं तो अगर आप 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, तो आपको 90 साल का सोच के चलना है। और अगर आपने एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में केवल पैसा लगाया, ये मैं वहाँ बात कर रही हूँ स्वाति जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। अगर आपने सिर्फ फिक्स्ड इनकम में लगा दिया तो आपने उससे एक रिटर्न तो पा लिया और उससे आप अपना खर्चा भी चला लेंगे, पर जब वो पैसा आपके पास वापस आएगा, मान लीजिए 5 इयर्स की मैच्योरिटी या 7 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद, तब उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। तो मेरे ख्याल से अगर लमसम है और आपको एसडब्ल्यूपी करनी है, तो आप उसको लार्ज कैप ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स जैसे आप कैटेगरीज में लगाइए और वहां से अपना एसडब्ल्यूपी चलाइए। अगर हम ये 80 लाख का यहाँ फिगर लेके चलते हैं, तो इनका एक 35,000 का विड्रॉल हर महीने उससे हो सकता है, और ये जो कॉर्पस है इनको आराम से 28 से 30 साल के लिए लास्ट कर जाएगा, अगर हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड ओके। विड्रॉल हुँ, भी देखा। एंड इसके अलावा हुँ। स्वाति जो इनका एसआईपी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड अगर कम है तो मेरे ख्याल से अगेन थोड़ा लार्ज कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स की तरफ रहें, अगर लंबी अवधि का है देन वो थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं। एंड अपना इमरजेंसी कॉर्पस मेरे ख्याल से बैंक की स्वीप एंड एफडी में रखें, क्योंकि उतना अगर इनकम नहीं आएगा रिटायरमेंट में, तो वो सूटेबल ऑप्शन रहेगा उनके लिए। हुँ। ओके, तो आर्यन दुबे जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो कुछ ऐसे बदलाव हैं पोर्टफोलियो में, कुछ सजेशंस हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारे साथ कॉलर शो में शामिल हो चुके हैं आशीष चंद्रा जी इस वक्त। आशीष जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे। आप अभी कुछ 7 फंड में SIP कर रहे हैं? जी। हाँ, हेलो। तो ज़रा थोड़ा-सा और डिटेल्स दीजिएगा जिससे कि हमारे एक्सपर्ट को थोड़ा समझने में आसानी होगी आपके इन्वेस्टमेंट को। जैसे आपकी एज क्या है और किस पर्पज़ के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैम एज है 36 ईयर और अभी रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना है मैम, और मुझे अभी म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता नहीं है कितने मेरे इन्वेस्टमेंट हैं अभी, वो मैंने डिटेल में दे दिया था। तो कैसे हैं मैम, मुझे उसके बारे में ओवरव्यू चाहिए था मुझे। ओके, कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये आप 7 फंड में SIP कब से चल रही है मैम आपकी? पिछले 3 सालों से।
अच्छा, 3 साल से आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है रिटायरमेंट के लिए। सिर्फ रिटायरमेंट है और कोई बीच में और कोई पर्पस नहीं है? नहीं मैम, रिटायरमेंट है ओनली। ओके, तो रिटायरमेंट प्लानिंग, प्योर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इनका निवेश है प्रवीण। 35,000 की टोटल एसआईपी इनकी चल रही है 7 फंड्स में। कैसे फंड लग रहे हैं ये, और कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे ये एट द एज ऑफ 60? जी। पोर्टफोलियो इनका ठीक है स्वाति, इन्होंने कुछ पैसिव फंड्स भी जोड़े हैं विच इज वेरी नाइस, क्योंकि डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है मेरे ख्याल से। तो इनके पास 3 पैसिव फंड्स है, एक इंटरनेशनल फंड है जिसमें से एक लार्ज कैप का नेक्स्ट 50 है, और फिर निफ्टी 500 एक वैल्यू फंड भी है। सो वो तीनों अच्छे हैं, आप कंटिन्यू करिए। इनके पास जो ईएलएसएस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई रिजीम में ज्यादातर लोग जा रहे हैं और अपना अब टैक्स फाइल कर रहे हैं, अगर इनको टैक्स सेवर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा सुझाव होगा कि आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार नहीं है इस पर्टिकुलर टैक्स सेवर का। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको स्टॉप करके जब ये यूनिट्स ओपन होंगी आप इसको बेटर एलोकेशन में डाल सकते हैं। आप अपनी एचडीएफसी स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए, कोटक इमर्जिंग जो मिड कैप फंड है आप उसको भी कंटिन्यू करिए। आप एक्सिस ब्लू चिप को स्टॉप करके उससे एग्जिट करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका लंबे समय का पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप्स में हम देख रहे हैं कि एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां पे आपका ये फंड एग्जिट हो सकता है। और क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप नहीं है, मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप फंड एज हो सकता है जो आपको थोड़ा सा आपका बूस्ट करेगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को। आपके जो बाकी फंड्स हैं उनमें जोड़ के आपको लार्ज कैप एक्सपोजर सही मिल रहा है, तो आप अलग से अब लार्ज कैप फंड मत उठाइए, आप एक स्मॉल कैप ले लीजिए इसकी जगह। अगर हम 15 साल का समय लेके चले स्वाति, तो ही इज 35 36, अगर हमने 51 तक का टाइम पीरियड लिया तो ये इसी पैसे से करीबन 1.7 करोड़ जमा कर लेंगे। सिर्फ 12% का भी अगर हम एक्सआईआरआर लेके चले, अगर यहाँ पे इनने 10% का स्टेप अप किया, मतलब हर साल एक 10% से अपनी एसआईपी बढ़ा ली, तो ये आराम से 3 करोड़ जमा कर लेंगे। और वैसे मेरे ख्याल से इनका टाइम पीरियड और भी लंबा है, तो डेफिनेटली इनका कॉर्पस जो क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि थोड़ा से नए हैं आशीष जी, मेरी गुजारिश होगी, आपने अभी तक से 3 साल में सिर्फ मार्केट्स का बेटर साइड देखी है, अभी आपने बहुत ज्यादा कोई सिवियर करेक्शन और डाउन टर्न्स नहीं देखे हैं। आप प्लीज इन्वेस्टमेंट्स में बने रहिएगा। जब मार्केट्स गिरती हैं, बुरे समय में साथ देना ज्यादा जरूरी है अपने निवेश का, रादर देन जब मार्केट्स ऊपर जा रही हो। तो प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। ओके, तो कंटिन्यू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट। आशीष जी, सुन लिया होगा आपने क्या चेंजेस करने चाहिए। 36 37 के एज के बाद आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 साल से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास आगे काफ़ी अच्छा टाइम है अपने इस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने का भी, तो कोशिश कीजिएगा इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए, क्योंकि महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ पर। इतना ही समय हो गया हमारे पास, फिलहाल इतने ही सवाल ले सकते हैं हम। मैं प्रवीण आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमने पूरे रिटर्न के एक्सरे को आज समझा कि क्या क्या होता है म्यूचुअल फंड में, किस तरीके के रिटर्न होते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। और एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।